हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है उदारवादी चरण, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं उदारवादी चरण की, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में रखा जाता है। पहला चरण उदारवादी चरण, जिसमें हम बात करते हैं 1885 से लेकर 1905 तक के इतिहास की। दूसरा चरण उग्रवादी चरण, जिसमें हम बात करते हैं 1905 से लेकर 1919 तक के इतिहास की। तीसरा चरण गांधीवादी चरण, जिसमें हम बात करते हैं 1919 से लेकर 1947 तक के इतिहास की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इन 3 चरणों में रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले चरण की, यानी कि उदारवादी चरण की, जिसको हम नरमपंथी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जितने भी नेता हैं वो हिंसक विरोध प्रदर्शनों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, इसलिए इस काल को या इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 ईस्वी तक का चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, वो मेनली उदारवादी नेताओं के हाथों में रही। और ये नेता उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास ज़्यादा रखते थे। ठीक है, मतलब कि ये ऐसी नीतियों को फॉलो करते थे जो कि उदारवादी हो और हमेशा अहिंसक विरोध प्रदर्शन ही करते थे, मतलब जिसमें हिंसा ना हो, खून खराबा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, तो ये हमेशा अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास ही रखते थे। चलिए आगे हम बात करते हैं इनकी विचारधारा की और कार्यप्रणाली की, यानी कि काम किस प्रकार से करते थे। तो उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता, यानी कि इनको लगता था कि अंग्रेज इनको न्याय देंगे, ठीक है, अगर ये मांग करेंगे तो। ये कार्मिक सुधार पर विश्वास करते थे, शांतिपूर्ण रक्तहीन संघर्ष पर ज़्यादा विश्वास करते थे, और इन्होंने विरोध के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाया है। ठीक है, तो ये करते जो विरोध करते थे संवैधानिक तरीकों को अपनाते थे, ठीक है, विरोध करने के लिए। और इन्हें ब्रिटिश संसद पर पूरा विश्वास था कि वो इनकी बात सुनेगी, इनके लिए जो न्याय करेगी। ठीक है, तो इनको ब्रिटिश संसद पर पूरा विश्वास था, जो ब्रिटिश की संसद थी। ठीक है, और इनकी शिकायत क्या थी, केवल इतनी थी कि केवल भारत में जो वायसराय है और उनका काउंसिलिंग का जो ब्रिटिश कानून है उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो जो नरमपंथी नेता थे, इनकी शिकायत केवल भारत में वायसराय और उनकी काउंसिलिंग का जो ब्रिटिश कानून था उसको ख़त्म कर दो, उसके खिलाफ था। और नरमपंथी आश्वस्त थे, उनको लगता था कि अंग्रेजों का जो मूल उद्देश्य है वो भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था। और उनका मानना था कि याचिकाओं, प्रस्तावों, प्रतिनिधि मंडलों, पर्चे और बैठकों के माध्यम से जनता की मांगों और जनता के विचारों को अंग्रेजों के सामने पेश करने से उनको न्याय मिलेगा। वो इनकी सबसे बड़ी गलत फैमिली थी। ठीक है, अंग्रेज तो ऐसा चाहते ही नहीं थे। ठीक है, उन्हें उनका मूल उद्देश्य ये था कि भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था। ठीक है, अब इन्होंने 2 पद्धतियों को नियोजित किया, यानी कि इन्होंने प्लानिंग की और 2 पद्धतियाँ निकाली। पहली क्या थी कि एक मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना और इस तरह आम राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करना। ठीक है, तो पहला क्या था इसमें से, पहली पद्धति में कि एक मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना और इस तरह के आम राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करना। और दूसरा क्या था कि ब्रिटिश सरकार को उनकी मांग के तर्ज पर सुधार करने के लिए राजी करना। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार को उनकी जो मांग है इन नेताओं की, उस पर क्या है, सुधार करने के लिए, सुधार लाने के लिए राजी करना। अब जो नरमपंथी है, नरमपंथी की विधि को हम 3P के रूप में भी जाना जाता है, जानते हैं, प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट। तो नरमपंथी की विधि को 3P के रूप में भी जाना जाता है, प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट, यानी कि प्रार्थना, याचिका और विरोध। ठीक है, यानी कि ये क्या करते थे, इस प्रकार से क्या विरोध करते थे, प्रार्थना कर लिया याचिका के जरिए, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अभी हिंसा ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट। तो नरमपंथी की विधि को 3P के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं भाई उदारवादी नेताओं के, नरमपंथी नेताओं की। ठीक है, उदारवादी कह लो या नरमपंथी कह लो, ये नेता कौन कौन से इस टाइम पर, तो देखते हैं। तो पहले दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को उनका गुरु माना जाता है, गांधी जी का गुरु भी माना जाता है, आपको पता होना चाहिए, राजनीतिक गुरु माना जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगले हैं आनंद मोहन बसु और दिनाशा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर राज बिहारी घोष, मनमोहन घोष। तो ये क्या है, नरमपंथी नेता या आप कह लो उदारवादी नेता थे। आगे हम बात करते हैं गरम दल के नेता की। ठीक है, जो कि हिंसा में ज़्यादा विश्वास रखते थे, मतलब कि
कि जिनको ये सोचते थे कि ऐसे ही हमें क्या आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसे अंग्रेज नहीं मानने वाले हैं, थोड़ा हमें गर्म होना पड़ेगा, उनकी शक्ति थोड़ी बरतनी पड़ेगी उनके साथ, ठीक है। तो गर्म दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दूसरे लाला लाजपत राय, तीसरे विपिन चंद्र पाल और चौथा अरविंद घोष। तो 4 क्या थे? गर्म दल के नेता थे। अब इसमें तो मैं आपको 3 नाम बताए ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और तीसरे विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था, ठीक है। लाल लाजपत राय को कहा जाता था, बाल जो था बाल गंगाधर तिलक को, और पाल जो था वो विपिन चंद्र पाल को कहा जाता था। तो आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन है, आप ये बता सकते हैं कि तीनों थे किस किस स्टेट से बिलोंग करते थे, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। इस सब का मुझे समझ आ जाएगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस। अब आगे हम बात करते हैं नरमपंथी यानी कि उदारवादी और गर्मपंथी यानी उग्रवादी में अंतर की। इन दोनों में मेनली अंतर क्या है, ठीक है। इनके काम करने का, इनका विरोध करने का तरीका क्या है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में अंतर की हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें नरमपंथी की, तो नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे। मतलब ये क्या चाहते थे कि जो औपनिवेशिक शासन है, जो अंग्रेज यहाँ पर आकर बस गए हैं, उसमें थोड़ा सुधार चाहते थे, ठीक है। जो अंग्रेजों की नीति है उसमें थोड़ा सुधार चाहते थे। लेकिन गर्मपंथी जो थे स्वराज चाहते थे, मतलब ये खुद का राज। स्वराज मतलब क्या होता है? खुद का राज। जो गर्मपंथी क्या थे? खुद का राज चाहते थे, यानी स्वराज चाहते थे, और ये अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। वही हमने बात की नरमपंथी की, तो ये औपनिवेशिक प्रशासन के अंदर जो अंग्रेज प्रशासन में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, उसमें केवल सुधार चाहते थे, ठीक है। लेकिन गर्मपंथी पूरा तरीके से आज़ादी चाहते थे, स्वराज चाहते थे। हम बात करें नरमपंथी की, तो नरमपंथी संवैधानिक तरीके जैसे कि प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि संवैधानिक प्रयोगों ज़्यादा संवैधानिक तरीकों से ये विरोध करते थे, जैसे कि प्रार्थना हो गया, आवेदन हो गया, अपील हो गया, तो इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत ये प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जो उग्रवादी थे, उग्रवादी जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। जो उग्रवादी जन आंदोलन करके, बहिष्कार करके, जो अंग्रेजों का सामान उसको बहिष्कार करके, स्वदेशी का ज़्यादा प्रचार करके और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। वही हम बात करें नरमपंथी की, तो उदारवादी जो थे पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे, क्योंकि ये अधिकतर इसमें से ये खुद ही इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे, ठीक है। तो उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे, क्योंकि भाई काफ़ी तारीफ करते थे जो पश्चिमी शिक्षा संस्कृति थी, और उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना ही चाहते थे। जितने भी नरमपंथी नेता थे ये चाहते थे कि जो उसी के आधार पर या भारत का निर्माण करना चाहते थे, कि इसके पश्चिमी संस्कृति के आधार पर है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह से पश्चिमी शिक्षा की संस्कृति जो थी उसके प्रशंसक थे, वहीं से इन्होंने ही पढ़ाई करके आए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें गर्मपंथी की, तो उग्रवादी जो थे प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और पश्चिमी संस्कृति को हे समझते थे, यानी कि बेकार समझते थे, ठीक है। तो उग्रवादी जो थे प्राचीन भारतीय हमारी संस्कृति है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते थे और पश्चिमी संस्कृति को हे मानते थे। आगे हम बात करें नरमपंथी की, तो उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। आंदोलन था जो उदारवादी चरण में मेनली ये किसका प्रतिनिधित्व करता था, किसका रिप्रेजेंटेशन करता था? शिक्षित वर्ग का और उच्च शहरी वर्ग का। लेकिन हम बात करें वहीं गर्मपंथी की, तो उग्रवादी आंदोलन को मध्य और निम्न मध्यम वर्ग और सामान्य जनता तक ले जाना चाहते थे। जो उग्रवादी थे ये आंदोलन को मध्य लोग, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं और सामान्य जनता तक ले जाना ये चाहते थे, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस आप देख सकते हो। और हम बात करें नरमपंथी की, तो उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। जो उदारवादी नेता थे ये धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, यानी कि सेक्युलरिज्म की, कि सब धर्म को बराबर है, वो सबको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके ये समर्थक थे। और आगे हम बात करें संभवतः उग्रवादी जो थे धर्म के साथ राजनीति को छोड़कर जोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे, ठीक है। बाकी जो ये गर्मपंथी थी क्या चाहते थे कि उग्रवादी जो थे धर्म के साथ राजनीति को जोड़कर, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के समर्थक कौन थे? धर्मपंथी। लेकिन जो गर्मपंथी थे धर्म के साथ राजनीति को जोड़कर क्या करना चाहते थे? ये एक बहुत बड़ा जनाधार तैयार करना चाहते थे, कि लोगों का साथ ही चाहते थे, जन समर्थन ये चाहते थे। अब ये तो हमने देख लिया अंतर। अब आगे हम बात करते हैं कि जो उदारवादी नेता थे इनकी संवैधानिक मांगे क्या थी, इनकी आर्थिक मांगे क्या थी और इनके प्रशासनिक मांगे क्या थी। और आगे भी हम बात करेंगे नागरिक अधिकारों की मांग क्या थी, तो और इनके चरण की उपलब्धियां क्या रही और इनकी उपलब्धियां, उनकी आलोचना
किस प्रकार की रही, तो हम चीज़ अब देखने वाले हैं सिस्टमेटिकली। चलिए पहले हम बात करते हैं इनकी आर्थिक मांग संवैधानिक मांग क्या थी। तो अगर हम बात करें संवैधानिक मांगों की, तो इनकी पहली मांग थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो इनकी पहली मांग थी कि जो प्रशासन है तो उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी इंडियंस की भागीदारी बढ़ाई जाए। दूसरा क्या था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, उसको अलग किया जाए। केंद्र और प्रांत में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। केंद्रों और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। और अगर आगे हम बात करें वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसके अंदर जो इंडियंस हैं उनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। और आगे हम बात करें उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हों। तो इनकी संवैधानिक मांगे थी, ठीक है, भले ये अहिंसक थे, ठीक है, हिंसा नहीं करते थे, लेकिन इनकी मांगे काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित जो भारतीय हो और बजट पर नियंत्रण हो, जो बजट पेश किया जाता है उस पर क्या नियंत्रण हो। तो ये क्या थी, इनकी संवैधानिक मांगे थी। आगे हम बात करें ये आर्थिक मांगे क्या थी। तो पहला था नमक कर और चीनी शुल्क समाप्त किया जाए। जो नमक कर है, जो चीनी शुल्क लगाते थे अंग्रेज लोग, तो इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी इनकी पहली मांग ये थी। और दूसरी मांग थी कि सेना के खर्च में कमी की जाए। जो सेना का खर्च है उसमें कमी की जाए, बाकी जो बेसिक नीड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उन पर ज़्यादा खर्च किया जाए। और आगे हम बात करें भू राजस्व में कमी की जाए, मतलब कि जो भूमि से कर लेते थे भू राजस्व में कमी की जाए, जिससे किसानों को बोझ कम हो सके, ठीक है। आपको पता है जो किसान है वो कर के तले ही दब जाता था, ठीक है, पहले के टाइम पे। तो जो भू राजस्व में कमी करके जो किसानों का बोझ है उसको कम करना, ठीक है, कम हो सके। अगला कृषकों के लिए बैंक की मांग करना। जो कृषक हैं उनको ज़रूरत के समय पर ऋण उपलब्ध हो जाए, लोन मिल जाए, तो इसलिए कि कृषकों के लिए बैंक की मांगें कर इन्होंने की आर्थिक मांगों के तौर पर। और नेक्स्ट हम बात करें तो उन्होंने सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये क्या थी, इनकी आर्थिक मांगें थी। और आगे हम बात करते हैं प्रशासनिक मांगें क्या थी इनकी। तो पहला, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाए, ठीक है। जो इनकी प्रशासनिक मांगें क्या थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थी कि जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा होती है उस जो इंग्लैंड और भारत के अंदर एक साथ आयोजित किया जाए, ठीक है। जैसे कि पहले अलग अलग होती थी, तो इंग्लैंड और भारत के अंदर एक साथ आयोजित की जाए। दूसरी मांग क्या थी कि स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दी जाए। जो स्थानीय निकाय हैं उनको और अधिक पावरफुल बनाया जाए। और तीसरी मांग क्या थी कि प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। और 1878 के शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम का निरसन हो। जो 1878 का शस्त्र और लाइसेंस नियम है, अधिनियम है, उसको ख़त्म किया जाए। और आगे हम बात करें बागान श्रमिकों को काम करने की स्थिति में सुधार हो। जो बागान श्रमिक हैं उनके काम करने की स्थिति में सुधार हो। और अगला आप कैसे बता सकते हो कि विदेशों में भारतीय मजदूरों का बेहतर इलाज किया जाए। जो विदेश के अंदर जो भारतीय मजदूर हैं उनका बेहतर इलाज किया जाए। और अगली मांग थी इनकी कल्याण पर व्यय में वृद्धि की जाए, ठीक है। जो कल्याण है उसमें ज़्यादा खर्च किया जाए पैसा, न कि किसी और चीज़ों में। आगे हम बात करें नागरिक अधिकारों की मांग क्या थी। आगे उन्होंने क्या करा, नागरिकों के अधिकारों की मांग करी। जैसे कि संघ बनाने का अधिकार, मतलब कि सभा बनाने का अधिकार, एक जगह एकत्रित होने का अधिकार, तो नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो पहली मांग क्या थी इनकी, संघ बनाने का अधिकार उन्होंने मांगा। दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांगी। और तीसरा, स्वतंत्र प्रेस का अधिकार। तो तीन क्या थी नागरिक अधिकारों की मांग इन्होंने मांगी थी, ठीक है, सिविल राइट्स डिमांड। तो आगे हम बात करते हैं उदारवादी चरण की उपलब्धियों की, यानी कि अचीवमेंट्स की। अभी तक हमने देखा कि इनकी क्या क्या मांगे रही। अब इनके अचीवमेंट्स क्या रहे उसकी हम बात करते हैं। तो पहला, इन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा की, यानी इन्होंने लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में क्या करा, राष्ट्र के लिए एक भावना पैदा करी, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करी, जिससे क्या हुआ, सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहे। दूसरा, 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई। तीसरा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया गया। अभी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम क्या है, अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको उसके ऊपर डिटेल में मैं लिख दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है
इनकी उपलब्धियों में ये आता है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया गया और इन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया। जो अंग्रेजों का शोषणकारी बिहेवियर था, स्वभाव था, उसको उजागर कर जनता के सामने। और इन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के विचार को लोकप्रिय बनाया और लोगों को उसी तर्ज पर प्रशिक्षित भी किया, मतलब ट्रेन किया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के जो विचार है इसको लोकप्रिय बनाया, जनप्रिय बनाया, ठीक है। लोगों को इसी तर्ज पर प्रशिक्षित भी किया, इसी हिसाब से क्या है, इन्हीं विचारों के आधार पर इनको ट्रेन भी किया। आज हम बात करें और इनकी उपलब्धियों में एक और चीज आती है कि भारतीय व्यापार वेलबी आयोग का गठन किया गया। किस गठन का, किस आयोग का, वेलबी आयोग। अब ये क्या है, तो भारत के अंदर जो बेफिजूल खर्ची है उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा था, इसका निर्माण कराया था, इस आयोग की स्थापना करी थी, वेलबी आयोग की, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनकी उपलब्धियों में यही आता है कि भारतीय व्यापार, जो भारतीय व्यय हो रहा है उसमें जो फ्यूल खर्चा हो रहा है उस पर किस आयोग का गठन किया गया, वेलबी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और आगे हम बात करें, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाएं हों, एग्जाम्स हो, इसके लिए क्या गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। ये तो बात होगी इनकी अचीवमेंट्स की। अब हम बात करते हैं इनकी आलोचना किस प्रकार से हुई है, उदारवादी चरण की आलोचना की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, प्रार्थना और याचिका पद्धति का उपयोग करने के लिए इनकी आलोचना की गई। मैंने आपको बताया था इनकी न्याय विधि को 3P के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इनकी प्रार्थना और याचिका पद्धति थी उसी के अंतर्गत, तो इसको उपयोग करने के लिए इनकी आलोचना होती है, इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। इस सोचते थे कि भाई याचिका के जरिए, प्रार्थना के जरिए इनको न्याय मिल जाएगा, यह सोचते थे, ठीक है। और इसके लिए ही क्या है, इनकी आलोचना की गई है, ठीक है। ये कभी भी ये नहीं सोचते कि अंग्रेजों को ऐसे उखाड़ के फेंकना, नहीं, वो गर्मपंथी सोचते थे, ठीक है। जो उदारवादी चरण के नेता थे वो ऐसा नहीं सोचते थे, ठीक है। और वो प्रार्थना याचिका के जरिए ये न्याय की मांग करते थे, इसी कारण से इनकी आलोचना की गई। आगे हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव था, ठीक है। उसमें केवल एक संकीर्ण सामाजिक आधार शामिल था। जो सामाजिक आधार था जो ये आंदोलन का उदारवादी चरण में काफ़ी छोटा था, आप कह सकते हो, ठीक है। और इसमें जन भागीदारी का अभाव था क्योंकि इसमें ग्रामीण तबके के जो लोग थे ना वो इसमें शामिल ही नहीं थे। केवल इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट भी आता है, इसमें केवल शिक्षित वर्ग का क्या था, प्रभुत्व था। हमें देखने को मिलता है जो एजुकेट लोग हैं वही इसमें शामिल थे, ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ, पश्चिमी राजनीतिक प्रथाओं से विचार प्राप्त हुए, क्योंकि अधिकतर इनमें से जिन्होंने भी शिक्षा प्राप्त करी वो वेस्टर्न कंट्रीज से ही क्या करी है, शिक्षा के लिए ग्रहण करी है, ठीक है। तो इसमें शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था और इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिक प्रथाओं से ये विचार प्राप्त हुए। आगे हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण तत्कालिक लाभ लाने में विफल रहा, मतलब कि ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, लाभदायक नहीं रहा। तत्कालिक मतलब उस टाइम के लिए जब ये चरण चल रहा था, उदारवादी चरण। लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ है, इससे क्या हुआ, जनता के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ने की नींव रखी, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना, फाउंडेशन का काम करा, किसके लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में जागी। तो ये तो हमने बात कर ली इनकी उपलब्धियों की, आलोचना की। अब आगे हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण एक खास नेता थे उदारवादी चरण की, उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। तो इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की है। तो बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करना पड़ेगा। बाकी दादा भाई नौरोजी ने इनकी 3 सत्रों में की अध्यक्षता की है और बाकी इनके संस्थापक सदस्यों में से एक है। आगे हम बात करें, इन्होंने ड्रेन थ्योरी का तथ्य प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या की है। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश शासन किस प्रकार से अत्याचार कर रहा था, शोषण कर रहा था भारत के अंदर, तो उसकी व्याख्या उन्होंने अपनी इस पुस्तक में दी है। और ड्रेन थ्योरी मतलब कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन है किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, ठीक है, संसाधन जो हमारी भारतीय समृद्धि को खत्म कर रहा है, उसकी व्याख्या इस पुस्तक में कही है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी का मतलब यहाँ पर यही है। आगे हम बात करें, 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पर ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। मैंने क्या बोला, 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए
चुने जाने पर वो ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद है उसमें पहले एशियाई कौन थे सदस्य बनने वाले, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया था और इन्होंने वर्ष 1867 और 68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। ठीक है, तो इन्होंने ही किया 1867-68 में राष्ट्रीय आय, जो देश की जो आय है नेशनल इनकम, तो 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान इन्होंने लगाया था। आगे हम बात करते हैं फिरोज शाह मेहता की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें बॉम्बे के शेर के रूप में जाना जाता है, लॉयन ऑफ बॉम्बे के रूप में इन्हें जाना जाता है और 1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की और 1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे 1910 में उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक बॉम्बे क्रॉनिकल जो साप्ताहिक समाचार पत्र था स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, तो आपको ध्यान रखना है 1910 में इसकी स्टार्ट हुआ था। आगे हम बात करें, कानून में उनकी सेवा के लिए उन्हें अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। तो कानून में उनकी सेवा के लिए उन्हें अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी, नाइट की उपाधि दी। ठीक है, तो नाइट की उपाधि किसने दी, अंग्रेजों ने दी। किसको दी, फिरोज शाह मेहता को दी। ठीक है, किस लिए दी, कानून में उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है, आज हम बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे और ये एक भारतीय बैरिस्टर थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक भारतीय बैरिस्टर थे और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे। आगे हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने के लिए पहले भारतीय कौन थे, तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। आगे हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी, आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी 1876 के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें, इन्होंने द बंगाली नाम से एक अखबार शुरू किया। तो आपको ध्यान रखना, द बंगाली के नाम से किसने अखबार शुरू किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करा था। और इन्होंने 1869 और 1871 में 2 बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब उसको पास किया है, क्रैक किया है 2 बार, 1869 में और 1871 में 2 बार जो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा होती है। ठीक है, तो उसको 2 बार क्रैक किया, उत्तीर्ण की है, उन्हें पास किया है। और लेकिन होता क्या है, 1869 में इन्हें आयु विवाद के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया और 1871 में इन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, आप समझ सकते हो किस प्रकार से इनको यहाँ से जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, पास करी, लेकिन इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब कि इनको जो पोस्ट जो मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। ठीक है, इनको हटा दिया गया। तो 1869 में आयु विवाद के कारण, एज में कोई विवाद हो गया होगा, और दूसरा 1871 में इन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, और आगे हम बात करें, और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था पहले। ठीक है, आगे हम बात करें जस्टिस MG रनाडे, आपको ध्यान रखना है ये कौन थे, तो इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। किसको, जस्टिस MG रनाडे, तो इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जैसे मैंने आपको ऊपर दादा भाई नौरोजी के बताया, तो ये भी यानी कि जस्टिस MG रनाडे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आगे हम बात करें, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में अहम योगदान दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको मैंने नाम बताए हैं, पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना में उन्होंने अहम योगदान दिया था। अब आगे हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किससे माना जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लगेज देखते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और एक शिक्षाविद थे। तो एक महान समाज सुधारक के साथ साथ एक शिक्षाविद भी थे। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है,
तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। और आगे हम बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज में हमने क्या सारे उदारवादी चरण की डिटेल में हमने बात कर ली है, जो नेता हैं उनकी हमने बात कर ली है, ठीक है, उनकी मांगे क्या थी हमने वो बात कर ली है, उनका तरीका किस प्रकार का था अंग्रेजों के प्रति न्याय लेने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, उसके हमने बात कर ली है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप वीडियो के अंदर कोई दिक्कत है, कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे। बाकी आपको नोट्स चाहिए जो इस वीडियो में जितने बताया है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।